नमस्कार। चैप्टर 2 1950s टू 1990 की कहानी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं और पार्ट 1 के वीडियो में जो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है उसमें मैंने पढ़ाया कि व्हाट आर द वेरियस गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम और पीसी महालनोबिस जी के बारे में हमने स्टडी किया था पिछले वाले वीडियो में। और आज हम एग्रीकल्चर सेक्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि कॉलोनियल रूल के समय हमारी जो कृषि की स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब थी, किसानों की स्थिति भी बहुत ही ख़राब थी। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी जैसी चीज़ें नहीं थी। तो इन चीज़ों को जब हम आज़ाद हुए तो इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स थे उनके द्वारा सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी कदम जो उठाया गया वो था लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार। और उसके बाद हरित क्रांति की नींव रखी गई भारत में, जिससे खाद्यान्नों के उत्पादन में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई देश में और हम आत्मनिर्भर हो गए खाद्यान्नों के उत्पादन में। इसके लिए हमने हाई यील्डिंग वैरायटीज़, जो उन्नत किस्म की बीजें थी, उनको हमारे साइंटिस्ट ने कृषि के क्षेत्र में लगवाया और जिससे कि बहुत तेज़ी से जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ था वो हुआ। तो आपको पता होगा कि जब हम आज़ाद हुए तो लैंड टेन्योर सिस्टम बहुत सारी था हमारे यहाँ, और जिसमें इंटरमीडिएट होते थे जिनको हम जमींदार या फिर जागीरदार जैसे नामों से बुलाया करते थे, और जो उनका मेन इंटरेस्ट रहता था कि किसानों से अधिक लगान की वसूल की जा सके और उनके द्वारा कोई भी फार्म पे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश नहीं की जाती थी। ना ही उनके द्वारा कोई सिंचाई की व्यवस्था करवाई जाती थी, ना ही कोई उनके द्वारा मैकेनाइजेशन का प्रयास करवाया जाता था। उनका बस सोल मोटिव रहता था किसानों से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम रेंट कलेक्ट कर पाएँ, जिसको वो बाद में अंग्रेज़ों को जमा किया करते थे। तो जो प्रोडक्टिविटी थी हमारी इतनी कम थी जब हम आज़ाद हुए कि हमारे पास अपने देश के लोगों को खाना खिलाने के लिए अनाज भी नहीं था। तो हम मजबूरीवश हम जो अनाज था वो इंपोर्ट किया करते थे अमेरिका से, और एक समझौते के तहत इसका हम इंपोर्ट कर रहे थे। उस समझौते का नाम था PL 480 एग्रीमेंट, जहाँ से USA द्वारा हमारे बंदरगाहों पर अनाज मंगवाया जाता था और उसी अनाज को देश के अलग अलग कोनों में बांटा जाता था। बट USA के द्वारा जो अनाज हमें दिया जा रहा था वो बेसिकली बहुत ही ख़राब अनाज था। वहाँ के जो सुअर को फीड करने के लिए जो अनाज दिया जाता था, बेसिकली वही अनाज भारत में इंपोर्ट किया जा रहा था, वही भेजा जा रहा था USA द्वारा। तो आप सोच सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे इस कृषि क्षेत्र की स्थिति इतनी ख़राब करके दी थी कि हमें खाद्यान्नों का सफिशिएंट हमारे पास उत्पादन भी नहीं था। तो इसलिए हमने जो सबसे पहला कदम उठाया आज़ादी के तुरंत कुछ ही सालों में वो था भूमि सुधार, जिसमें बेसिकली चेंज इन ऑनरशिप हुआ लैंड होल्डिंग्स का। जो ज़मींदार जो कि मालिक बनाए गए थे, ऑनर्स बनाए गए थे लैंड के, उनसे लैंड छीन के ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट लाया गया भारत सरकार के द्वारा, और उनसे लैंड छीन के किसानों को दिया गया जो कि एक्चुअली खेती मजदूरी कर रहे थे, जो कि एक्चुअली खेत में पसीना बहा रहे थे, उनको लैंड्स दिया गया, और जो एक्चुअल टीलर्स थे उनको ऑनर्स ऑफ द लैंड बनाया गया। इसके बीच आइडिया यही था कि अगर हम जो एक्चुअल में खेती कर रहा है अगर उनके पास लैंड होगा तो उनके पास एक इंसेंटिव आएगी जिससे वो इन्वेस्ट कर सकेंगे अपने लैंड की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। अगर पूंजी की सुलभ पहुंच उन तक हम सुनिश्चित करवा पाएँ तो वो इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एक्चुअली अब वो अपने खेत के मालिक होंगे। और ऑब्वियस है, अगर आप किसी चीज़ के मालिक होते हैं तो आपके पास ये इंसेंटिव रहता है कि आप उस पे स्थिति को सुधारें। तो पहला जो प्रयास किया गया भारत सरकार के द्वारा लैंड रिफॉर्म्स में वो था एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। जो बिचौलिए थे और जो किसानों का हक मार रहे थे उनको एबोलिश किया गया भारत सरकार के द्वारा जमींदारी एबोलिशन एक्ट लाके। अब किसान खुद अपने ज़मीन के मालिक हो गए। उसके बाद जो दूसरा प्रयास किया गया भूमि सुधारों के तहत वो था लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब था कि फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। ये बता दिया गया कि आप कितना साइज एक इंडिविजुअल ओन कर सकता है। इसका यही था पर्पस कि जो रिड्यूस करना
कि एक ही व्यक्ति के पास लैंड ओनरशिप ज़्यादा से ज़्यादा ना हो जाए, समानता लाना लैंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये जो इंटरमीडिएट्स जो एबोलिश किया भारत सरकार ने, तो लगभग 200 लाख किसान जो टेनेंट्स थे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए सरकार के साथ, और वो एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था उनका जमींदारों को द्वारा, वो उससे फ्री हो गए। तो जो ऑनरशिप दिया गया किसानों को, उनसे उन्हें इंसेंटिव मिला ताकि कि वो आउटपुट बढ़ा सके, और जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ भी सुनिश्चित हो पाई। लेकिन जो इक्विटी का गोल था, जो समानता का गोल था, वो पूरी तरह से सर्व नहीं हो पाया जमींदारी का जो एवोल्यूशन करवाया गया भारत सरकार के द्वारा। तो जो भारत सरकार का जो लक्ष्य था कि अब समानता आए ऑनरशिप और रिसोर्सेज में, किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, तो ये जो फुलफिल जो गोल था, नो डाउट कुछ हद तक तो फुलफिल हुआ, लेकिन फुल्ली जो इक्विटी का गोल था वो सर्व नहीं हो पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लूपहोल्स थे लैंड रिफॉर्म्स में, उसका लाभ उठाया बड़े जमींदारों ने। तो बड़े जमींदार थे, उन्होंने मेक यूज ऑफ सम लूपहोल्स इन द लेजिस्लेशन। जो भूमि सुधार कानून था उसमें कुछ कमियां थी, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। ऐसा बहुत जगह देखा गया कि जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो टेनेंट्स थे, उनको उन्होंने ज़मीनों से बेदखल कर दिया, और वो खुद क्लेम करने लगे कि वही खेती कर रहे हैं और वो सेल्फ कल्टीवेटर्स हैं। इससे वे अपनी ज़मीन को छीनने से बचा पाए। और दूसरा, जब उन्हें मजबूरी बस जो टीलर्स थे उनको ज़मीन देना पड़ा, लेकिन जो शेयर क्रॉपर्स थे और जो लैंडलेस लेबर थे वो इतने गरीब थे कि वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाए लैंड रिफॉर्म्स का। और उसके बाद जो भूमि सुधार जो कानून था, उसने बहुत सारे अड़चनों को भी झेला। पहला अड़चन था कि जो इस कानून था इसको चैलेंज कर दिया गया कोर्ट्स में, जिसके कारण इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था उसमें बहुत दिन का डिले हो गया। और इस बीच जो समय मिला उन्होंने जो जमींदारों को, जब कोर्ट में ये मैटर चला गया तो कुछ समय मिल गया उन्हें, तो उसका इन्होंने फ़ायदा उठाया, और जो अपने क्लोज रिलेटिव्स थे उनके नाम पे ज़मीनें उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी। इससे इस तरह वो कानून की गिरफ्त से बच गए, और उनको वो लगा कि चलो दूसरे को ज़मीन देने से बढ़िया है कि अपने रिश्तेदारों को ही ज़मीन दे दी जाए, अपने घर में ही ज़मीन रहेगा। तो जो कानून में जो लूपहोल्स थे उसका फ़ायदा उठाया गया बड़े ज़मींदारों के द्वारा, बहुत बड़े जो लैंड ओनर्स थे। और लेकिन लैंड रिफॉर्म्स जो भूमि सुधार कानून था वो 2 राज्यों में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। वो राज्य थे केरला और वेस्ट बंगाल। क्यों ऐसा इसलिए सफल हुआ? क्योंकि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, और लैंड बेसिकली एक स्टेट मैटर है, तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट एक्टिव नहीं होगी तब तक लैंड रिफॉर्म्स सफल होने का जो चांसेस था वो काफ़ी कम था। तो जो केरला की सरकारें थी और वेस्ट बंगाल की जो सरकारें थी, बेसिकली वहाँ पे उस समय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आइडियोलॉजी ज़्यादा था, तो इन कारण जो लैंड रिफॉर्म्स था उन राज्यों में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। लेकिन जो दूसरे राज्य थे उनमें उस तरह का कमिटमेंट दिखा नहीं। और आज भी हम देख सकते हैं कि जो इनइक्वालिटी है लैंड होल्डिंग्स के मैटर में, वो आज भी कंटिन्यू कर रही है। आज भी हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, और कुछ ही फार्मर्स है जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड्स है। तो जो इनइक्वालिटी है लैंड होल्डिंग्स में, वो प्रेजेंट डे इंडिया में भी कंटिन्यू कर रही है। तो लैंड रिफॉर्म्स में हमने समझा कि जो किसान थे, जो एक्चुअली में खेती मजदूरी कर रहे थे, उनको किसानों को ज़मीन दी गई सरकार के द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत। और उसके बाद एक सीलिंग लगाया सरकारों ने कि एक व्यक्ति कितना लैंड होल्ड कर सकता है। इससे कहीं ना कहीं जो किसान थे उनको लाभ तो जरूर मिला, बट कुछ कमियां थी भूमि सुधार में, जिसका बड़े लैंड ओनर्स ने फ़ायदा उठाया। इस लॉ को चैलेंज किया उन्होंने कोर्ट में, जिसके कारण इसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ सालों तक रुका रहा। और इस बीच उन्होंने जो ज़मीनें थी अपनी क्लोज रिलेटिव्स को ट्रांसफ़र कर दी, और सभी स्टेट्स में लैंड रिफॉर्म्स पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा। केरला और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य थे जहाँ की सरकारों ने एक्टिव कदम उठाए, और वहाँ लैंड रिफॉर्म्स हमको अच्छे से उसका क्रियान्वयन देखने को मिलता है। बट बाकी राज्यों में उतना कमिटमेंट नहीं दिखा, जिस कारण लैंड रिफॉर्म्स उतना सक्सेसफुल नहीं रह पाया। अब हम हरित क्रांति को पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि जब हम आज़ाद हुए थे
तो 75% जो जनता थी देश की वो कृषि कार्यों में लगी हुई थी, वो डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे। और जो प्रोडक्टिविटी था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो काफ़ी कम था। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ओल्ड टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा था, और जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, उन्नत बीज, मैकेनाइजेशन, सिंचाई की उच्च व्यवस्था, ये सारी चीज़ें थी नहीं, इनका एब्सेंस था। तो जिस कारण जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर की वो काफ़ी कम थी। तो जो कृषि था उस समय का वो वर्षा पर निर्भर था, और आज भी कहा जाता है कि इंडियन एग्रीकल्चर स्टिल ए गैम्बल ऑन मानसून। तो उस समय तो जो सिंचाई की व्यवस्था थी एकदम नगण्य थी, और अगर मानसून एक्सपेक्टेशन अनुसार नहीं हुआ तो किसान ट्रबल्स में आ जाते थे, क्योंकि उनके पास सिंचाई की व्यवस्था थी नहीं। अगर थी भी तो बहुत कम लोगों तक इसकी पहुंच थी। तो जो स्टैग्नेशन था एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको फाइनली हरित क्रांति के द्वारा उसको तोड़ा गया, और ये परमानेंटली ये ब्रोक किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉलोनियल रूल के समय और आज़ादी के कुछ सालों तक जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी फूड ग्रेन्स की, वो भी इंडिया इंपोर्ट करना पड़ रहा था उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स लाया गया हरित क्रांति के द्वारा। इसके लिए जो हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब वो इंपोर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं थी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, इसके तहत बहुत तेज़ी से फूड ग्रेन प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स अपने देश में लगवाई किसानों के खेतों में। खासकर ये जो बीज थी शुरुआत में वीट और राइस में, इन बीजों का प्रयोग किया गया है। HYV सीड्स लाए गए वीट और राइस के। तो इन सीड्स का प्रयोग में करने में किसानों को फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, फिर रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, इनका करेक्ट प्रोपोर्शन में इनका एप्लीकेशन करना होता था, तभी HYV सीड से लाभ उठाया जा सकता था। तो जो फार्मर्स जो इनका फ़ायदा उठाना चाहते थे, उनके पास रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी। उसके साथ साथ उनके पास परचेजिंग पावर होना चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होना चाहिए था, ताकि वो खाद और बीज और जो पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड, और जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए पंप सेट और इन चीज़ों की जो ज़रूरत होती थी, उसका वो खर्च वहन कर सकें। तो इसलिए जो पहला फेज़ था मिड 60s टू मिड 1970s का हरित क्रांति का, उसमें जो HYV सीड्स थे वो जो मोर एफ्लुएंट स्टेट्स थे, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों तक ही इनका प्रचार प्रसार रहा। खासकर पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ के किसान समृद्ध थे और उनके पास वो रिसोर्सेज था। पंजाब में आपको पता है नहर थी, तो वहाँ पे कैनाल इरिगेशन की फैसिलिटीज़ सुनिश्चित हो पाई आसानी से। फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी इरिगेशन की फैसिलिटीज़ थी और वहाँ के किसान समृद्ध थे। तो इन राज्यों में शुरुआती दिनों में इन राज्यों में हरित क्रांति बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही, और ये देखा गया कि हरित क्रांति का लाभ जो वीट ग्रोइंग एरियाज थे उन्हीं क्षेत्रों तक पड़ा। इसलिए हरित क्रांति को वीट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वीट में ही हमारा बढ़ा है। और जो दूसरा फेज था हरित क्रांति का, वो मिड 1970s टू मिड 1980s रहा, और जो HYV टेक्नोलॉजी थी ये अब अलग अलग राज्यों तक फैली, और इससे इसका जो फ़ायदा था वो बहुत सारे क्रॉप्स को भी मिला। हरित क्रांति बेसिकली राइस, वीट, ज्वार, बाजरा और मेज तक ही इस हरित क्रांति का कवरेज रहा। इसके तहत ना ही पल्सेस ना ही वर्ल्ड सीड्स के उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिली, और जो स्टेपल फूड था हमारा वीट, उसके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, और हमने सेल्फ सफिशिएंसी को प्राप्त करने में हम सफल हुए। अब हमें अमेरिका की मर्जी पर नहीं अब हमको रहना था, या फिर किसी और दूसरे नेशन, हम अपने फूड ग्रेन्स रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए सफिशिएंट थे। इतना उत्पादन हो रहा था कि जितनी भी पॉपुलेशन थी उस समय देश की, उसको हम आसानी से अनाज प्रोवाइड करवा सकें। अब देख सकते हैं अमेरिका का एजेंट है, ये किसान से बात कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हु इज़ इंटरेस्टेड इन योर ऑफर। अब देखिए इस किसान के खेत समृद्ध है, इसके पास इतने ट्रैक्टर है खुद का, इसके पास अब इतना रिसोर्स आ गया है कि अपना खुद का एक मकान भी है। तो अब इसे
फूड ग्रेन्स की जरूरत नहीं थी। इसके देखिए आप खेतों में इसके फसल लहला रहे हैं। यहाँ लिखा गया है कि आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हु इज इंटरेस्टेड इन ऑफर। अब आप टाटा बाय बाय, किसान कर रहा है इसको। और उसके बाद एनसीईआरटी बोल रहा है कि जो एग्रीकल्चर आउटपुट में ग्रोथ है वो वही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। अगर ये जो ग्रोथ हुआ है, अगर उसका लार्ज प्रोपोर्शन किसान खुद ही खा ले, उनके द्वारा खुद ही इसका कंजम्पशन हो जाए और वो बाजार तक इसको ना लेके जाए, तो इससे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ेगा नहीं। किसानों की भी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी होगी नहीं। हाँ, लेकिन अगर किसान अपने ज़रूरतों को ध्यान में रख के उतना अनाज वो रख लें और बाकी जो बच रहा है उसको अगर वो बाजार तक लेके जाए, तो इससे अर्थव्यवस्था में एक प्रभाव पड़ेगा। और मार्केटेड सरप्लस इसी को कहा जाता है कि पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट। तो जितना उत्पादन हुआ, मान लीजिए अगर उस 100 टन उत्पादन हुआ है और 20 टन अपने पास किसानों ने रख लिया और बाकी 80 टन वो बाजार तक लेके गए, तो ये मार्केटेड सरप्लस कहलाएगा। तो द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स इज कॉल्ड मार्केटेड सरप्लस। तो बहुत अच्छे मात्रा में राइस और वीट्स का जब प्रोडक्शन हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण, तो किसान इन चीज़ों को बाजार तक ले जाने लगे। तो जो सप्लाई थी स्टेपल फूड्स की, उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ी मार्केट में, जिस कारण इनकी जो कीमतें थी उन फूड ग्रेन्स की, उनमें कमियां आई। और इससे जो लो इनकम ग्रुप्स के जो किसान थे, जो अपना एक हैवी अमाउंट इन पे खर्च किया करते थे, क्योंकि इससे पहले अनाज महंगा था हमारे देश में, उनको फ़ायदा हुआ इस डिक्लाइन। जो कीमतों में जो गिरावट आई फूड ग्रेन्स की कीमतों में, बाकी दूसरे आइटम्स ऑफ कंजम्पशन से अगर हम कंपेयर करें, तो जो छोटे वर्ग के जो किसान थे उनको इसका फ़ायदा मिला। और सरकार ने भी बफर स्टॉक मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया, जिसका इस्तेमाल वो जब देश में फूड शॉर्टेजेस होगी तो उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खोला गया, अलग अलग राज्यों में गोदाम्स खोले गए। इनके तहत जो एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स था उनको गोदामों में स्टोर किया गया और इनको पीडीएस के थ्रू बंटवाया गया। और इससे जो कमज़ोर वर्ग तबके के जो लोग थे उनको भी फ़ायदा हुआ। और सरकार एक तरह से, अब हम एश्योर्ड हो गए भारत सरकार के द्वारा इन कदमों से कि अब कभी भी अगर अकाल और ऐसी समस्या आई, कुछ प्राकृतिक आपदा आएगी, तो हमारे पास सफिशिएंट अनाज हो सकेगा अपने देश के लोगों को खिलाने के लिए। नो डाउट बहुत सारी अच्छाइयाँ थी हरित क्रांति की, लेकिन कुछ कमियां भी थी, उसको हम पढ़ेंगे। सबसे बड़ी रिस्क थी कि इससे कहीं ना कहीं डिस्पैरिटीज़ जो है छोटे और बड़े किसानों के बीच वो बढ़ेगी। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि HYV सीड्स जो थे उनमें इरिगेशन फैसिलिटीज़, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, इन चीज़ों को की ज़रूरत थी, और जो कि खुले बाज़ारों से किसानों को ख़रीदना था। तो इसको सिर्फ बड़े फार्मर्स ही अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि उस समय जो किसान थे वो बहुत ही गरीब थे। तो इस कारण जो था, ऐसा एनसीईआरटी बोल रहा है कि सरकार के द्वारा मदद किया गया छोटे किसानों को, क्योंकि HYV सीड्स का जो एडॉप्शन था ना ही खर्चीला था, उसके बाद उनमें रिस्क भी था कि अगर पेस्ट अटैक आ गया तो सब कुछ किसान खो देंगे। तो एक सिंगल पेस्ट अटैक में ये डर बना रहता था कि जो मेहनत किया है किसानों ने साल भर, वो सारा व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी बता रही है कि फॉर्चुनेटली ऐसा सही नहीं हुआ। बहुत सारे कदम उठाए सरकार ने। क्या कदम उठाए गए? पहला तो लो इंटरेस्ट रेट पे जो छोटे किसान थे उनको कर्ज प्रोवाइड किया गया, बहुत ही कम ब्याज दर पे। उसके बाद उन्हें सस्ते दामों पर फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई गई, ताकि जो रिक्वायर्ड इनपुट्स था उसके नीड्स को छोटे किसान भी फुलफिल कर पाएँ। फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था उसको सरकार रिम्बर्स कर देती थी, और जो रियल प्राइसेस था फर्टिलाइज़र का और जिस रेट पे फर्टिलाइजर बिका करती थी उसमें अंतर था,
और जो खर्च होता था उसको रिम्बर्स कर देती थी फर्टिलाइज़र कंपनीज को, ताकि जो छोटे किसान हैं वो भी अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का एप्लीकेशन कर पाए। तो इस कारण जो स्मॉल फार्म्स पे जो आउटपुट हुआ वो लार्ज फार्म के आउटपुट के बराबर हो गया धीरे धीरे। तो इस तरह एनसीईआरटी बोल रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने छोटे और बड़े किसानों को दोनों को फायदा पहुंचाया। हालांकि ऐसा आप पढ़ेंगे बाद में कि तो ऐसा सही नहीं है बहुत हद तक, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का मोस्टली फायदा जो हुआ वो बड़े किसानों को ही मिला है। ऐसा एनसीईआरटी बोल रहा है कि पेस्ट अटैक से जो ये डर था कि सारा क्रॉप्स बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत सरकार के द्वारा सेटअप किए गए। बहुत सारे साइंटिस्ट ने किसानों को मदद की, पेस्ट अटैक के बारे में किसानों के बीच अवेयरनेस फैलाया। तो इस तरह ग्रीन रेवोल्यूशन की जो पहुंच थी वो छोटी किसानों तक भी इसकी पहुंच सुनिश्चित करवा पाई सरकारों ने द्वारा। तो एनसीईआरटी द्वारा सरकार को क्रेडिट दिया जा रहा है कि अगर सरकार प्रयास नहीं करती तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका फायदा सिर्फ बड़े किसानों को मिलता। आप देख सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन वुड हैव फेवर्ड द रिच फार्मर्स ओनली इफ द स्टेट डिड नॉट प्ले एन एक्सटेंसिव रोल इन इंश्योरिंग दैट द स्मॉल फार्मर ऑल्सो गेन फ्रॉम द न्यू टेक्नोलॉजी। तो हरित क्रांति का सबसे बड़ा मेरिट रहा कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड ग्रेन्स में। हालांकि जो कमियां रही वो रही कि ये इसका प्रचार प्रसार देश के सभी राज्यों तक नहीं हो पाया, इसलिए बाद में प्रोग्राम्स भी लाए गए ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू द ईस्टर्न एरियाज। इसका फ़ायदा मोस्टली वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों को मिला और उन किसानों को मिला जो कि पहले से समृद्ध थे, क्योंकि HYV सीड्स में हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, चाहे वो पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र हो सके। उसके बाद जो निगेटिव इम्प्लीकेशंस पड़ा वो हमारे इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट, हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो अब हम हाल के दिनों में देख रहे हैं इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का एप्लीकेशन हुआ है कि सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल हो गया है। सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो एडवर्सली हैम्पर हुई है। ग्राउंड वाटर लेवल्स का मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण, क्योंकि वो जो सीड्स थी उनमें रिलायबल सप्लाई वाटर हमेशा होना चाहिए था। तो इस कारण जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स है ग्रीन रेवोल्यूशन का वो थोड़े निगेटिव रहे। इन्हीं चीज़ों के कारण आज भारत सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग और ड्रिप इरिगेशन जैसी चीज़ों को प्रमोट करने पे फोकस कर रही है। और इवर ग्रीन रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था वो MS स्वामीनाथन द्वारा दिया गया बाद में, ताकि ग्रीन रेवोल्यूशन के जो निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। सब्सिडीज़ के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बॉक्स 2.5 में देख लेते हैं ऑनरशिप एंड इंसेंटिव्स के बारे में। इसमें बताया गया है जो सरकार के द्वारा जो पॉलिसी अपनाई गई लैंड को टीलर्स तक देने के लिए, वो बेसिकली ताकि किसान इंटरेस्ट ले पाएँ, उनके पास इतना इंसेंटिव जनरेट करना मेन मोटिव था। जब हम किसानों को ऑनर्स बना देंगे लैंड का, और जो छीन के लैंड्स जो ज़मींदार थे वो जो एक्चुअल खेती कर रहे हैं उन तक लैंड, वो अगर खुद लैंड के मालिक होंगे तो एक इंसेंटिव क्रिएट होगा जिससे वो काम करेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए अपने ज़मीनों से, आउटपुट को बढ़ाने पर वो ध्यान देंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को ओवरऑल इससे फ़ायदा होगा। और जो टेनेंट्स के पास ऑनरशिप नहीं होती थी तो और उनको जो लाभ था वो उनको नहीं मिला करता था, तो वो नेसेसरी इन्वेस्टमेंट करने में के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं होते थे। एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे सोवियत यूनियन का। वहाँ के जो किसान थे वो जो एप्पल्स का पैकिंग करते थे तो फ्रेश एप्पल्स के साथ वो सड़ा हुआ एप्पल्स भी बीच में डाल दिया करते थे, जानते हुए कि एक सड़ा एप्पल पूरे इस जितना एप्पल है इस बॉक्स में उस सबको सड़ाने की क्षमता रखता है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ पे किसानों को ऑनरशिप नहीं थी रिसोर्सेज पे। जो फार्म्स थे वो मोस्टली सरकारों के द्वारा ओन किए जा रहे थे। तो ऐसा भारत में ना हो, इसको ध्यान में रखा गया और किसानों को ऑनरशिप दी गई उनके लैंड्स की, ताकि सोवियत यूनियन जैसा हाल भारत में ना हो। सोवियत यूनियन में इतनी ज़्यादा वास्ट एरियाज थी, हाईली फर्टाइल लैंड था, फिर भी वहाँ का जो परफॉर्मेंस था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो काफ़ी पुअर था। इसलिए लैंड रिफॉर्म्स के तहत ऑनरशिप दी गई उनको जो एक्चुअली में खेती कर रहे थे, जो एक्चुअली में खेतों में पसीना बहा रहे थे। जब उनको खुद मालिक बनाया गया अपनी भूमि का जिस पे वो खेती मजदूरी कर रहे थे,
तो किसानों के पास ये इंसेंटिव आया जिससे वो इनकरेज हुए, उन्होंने प्रयास किया अपनी जो प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने का, अपनी फार्म्स की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने का उन्होंने प्रयास किया, जिससे ओवरऑल जो ग्रोथ था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो अच्छा हो पाया आने वाले दिनों में भारत में। अब देखेंगे हम डिबेट ओवर सब्सिडीज। तो इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन जो है सब्सिडीज का वो आज भी एक डिबेटेड क्वेश्चन है। ऐसा माना जाता है कि सब्सिडीज इंसेंटिव देती है और छोटे किसानों को सब्सिडीज देना जरूरी है, तभी वो नए टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सकेंगे। और उस समय हम जानते हैं जो HYV टेक्नोलॉजी था वो पूरी तरह से किसानों के लिए नया था। तो अगर सरकार के द्वारा उनको मदद नहीं प्रोवाइड की जाती तो किसान उसको उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं किया करते। आप देख सकते हैं एनी न्यू टेक्नोलॉजी विल बी लुक्ड अपॉन बीइंग रिस्की बाय द फार्मर्स, क्योंकि किसान बहुत पहले से अपने जो प्रक्रिया थी खेती का उसको अपना रहे थे, और कोई नया चीज़ कोई इतना जल्दी से कोई भी इंसान एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए सब्सिडीज प्रोवाइड करना जरूरी था ताकि किसान उस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके। सब्सिडीज वॉज देयरफॉर नीडेड टू इनकरेज फार्मर्स टू टेस्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। उसके बाद कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि अगर टेक्नोलॉजी प्रॉफिटेबल फाइंड हुई और इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ तो सब्सिडीज को हम धीरे धीरे फेज आउट कर सकते हैं। फर्दर जो सब्सिडीज थी उसको अर्थशास्त्रियों ने इस तरह बोला कि इसका जो लाभ है एक्चुअली जो छोटों किसानों तक मिल ही नहीं रहा है, और जो सब्सटेंशियल अमाउंट है फर्टिलाइजर जो सब्सिडीज दी जा रही है उसका एक्चुअली डाइवर्जन हो रहा है इंडस्ट्रीज की तरफ। आपको पता है कि बहुत सारे उद्योग हैं उनमें यूरिया और इन सारी चीज़ों का प्रयोग होता है। तो जो डाइवर्जन था, जो फर्टिलाइजर सब्सिडीज जो सरकार दे रही थी एक्चुअली उसकी उपलब्धता किसानों तक हो सके, उनका मेन एम ये था। बट आज भी प्लाईवुड इंडस्ट्रीज और जो रेजिन्स इंडस्ट्रीज है इनमें फर्टिलाइजर्स का प्रयोग होता है, क्योंकि यूरिया जैसी चीज़ें बहुत ही सब्सिडाइज रेट में गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। तो इसलिए भारत सरकार प्रेजेंट में नीम कोटेड यूरिया और फर्टिलाइजर सब्सिडी को रैशनलाइज करने के लिए बहुत सारा प्रयास कर रही है। तो ये जो हो रहा था वो लॉजिक दिया गया इकोनॉमिस्ट के द्वारा कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी का जो लाभ है वो जो प्रोस्पेरस रीजन्स हैं और वहाँ के जो किसान हैं वही उसका लाभ उठा पा रहे हैं, और जो डाइवर्जन हो रहा है इन सब्सिडीज का इंडस्ट्रीज की तरफ, इसलिए उनका मानना था कि इसको सब्सिडीज़ को बंद कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि जो टारगेट ग्रुप है उस तक इसका लाभ मिल नहीं रहा है और सरकार के जो रिसोर्सेज है उन पे भी ये बर्डन है। सरकार का जो एक्सचेकर है, जो वित्तीय बोझ है वो सरकार का बढ़ रहा है इन सब्सिडीज़ के कारण, इसलिए इन सब्सिडीज़ को बंद कर देना चाहिए, ऐसा एक ग्रुप इकोनॉमिस्ट का कहना है। बट वहीं एक दूसरा पक्ष है कि सब्सिडीज़ को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि फार्मिंग आज भी एक रिस्की बिजनेस है और अधिकतर जो किसान थे उस समय गरीब थे जब हरित क्रांति जैसी चीज़ें अपनाई जा रही थी। तो अगर हम सब्सिडीज़ को हटा देंगे भारत से, आज भी प्रेजेंट गवर्नमेंट सरकार का स्टांस यही है, आप ये ध्यान में रखेंगे कि वो मानती है कि सब्सिडीज़ को अभी हमें कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, एग्रीकल्चर में सब्सिडीज़ को हमें आगे लेके जाना ही होगा। हालांकि भारत सरकार उसको रैशनलाइज करने के लिए बहुत सारा प्रयास कर रही है। तो ऐसा बोला गया कि अगर हम सब्सिडी को हटा देंगे तो जो इससे जो असमानता है, जो इनइक्वालिटी है वो और बढ़ेगी, अमीर और गरीब किसानों के बीच जो खाई है वो और बढ़ेगी। जो हमारा जो गोल है समानता का, जो 5 ईयर प्लान्स में हमने रखा है, वो कहीं ना कहीं उसको हम पाने में असमर्थ हो जाएंगे अगर हम सब्सिडीज़ को हटाते हैं। तो अगर सब्सिडीज़ का फ़ायदा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को मिल रहा है और बड़े किसानों को मिल रहा है, तो करेक्ट पॉलिसी क्या होगी कि हम उसको एबोलिश नहीं करें सब्सिडीज़ को, बट हम ऐसे कदम उठाएं कि इसका फ़ायदा सिर्फ गरीब किसानों तक ही मिल सके, और जो डाइवर्सन है सब्सिडीज़ का इंडस्ट्रीज़ की तरफ, उनको रोकने के लिए हम कदम उठा सकते हैं। तो लेट 1960s तक हमने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसमें हमने बढ़ोतरी सुनिश्चित की, और जिसके कारण हम खाद्यान्नों के उत्पादन में सेल्फ सफिशिएंट हो गए। ये एक अचीवमेंट है जिसपे हम प्राउड कर सकते हैं। को पता होगा कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। बहुत सारी बॉलीवुड में मूवीज़ भी आई
अब उपकार जैसी मूवी, जिसके द्वारा किसानों को प्रेरित करने का प्रयास किया गया। आपने सुना होगा ही होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो सरकार और किसानों के अथक प्रयास से हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में, जो कि किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भोजन सबसे मूलभूत आवश्यकता है किसी भी इंसान की। तो वो सुनिश्चित करवा लिया हमने ग्रीन रेवोल्यूशन से। लेकिन अगर हम नेगेटिव साइड में देखेंगे तो 65% के लगभग जनता जो थी कंट्री का पॉपुलेशन, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही फंसी हुई थी 1990s के लास्ट तक, इवन एज लेट एज 1990। मतलब हम वर्क फोर्स को शिफ्ट नहीं कर पाए फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर। कृषि में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्या होने लगी। आपको पता ही होगा, व्हेन मोर पीपल आर इंगेज्ड इन ए वर्क देन ऑलरेडी एक्चुअली रिक्वायर्ड, जितने लोगों की जरूरत हो थी कृषि क्षेत्र में, उससे ज़्यादा लोग उसमें लगे हुए थे। तो ये सारी नेगेटिव साइड्स थी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी हम सुनिश्चित नहीं करवा पाए। एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स को हम ट्रांसफ़र नहीं करवा पाए। ऐसा देखा जाता है कि जब कोई राष्ट्र विकास करता है तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है और साथ जो प्रोपोर्शन होता है मासेस का जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी रहती हैं, उनमें कमियां आती है जब कोई देश विकास करता है। इंडिया में क्या हुआ कि जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तो घटा, बट जो पॉपुलेशन उस पर डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर सेक्टर पे, उसमें कमियां नहीं देखी गई जिस पर निस्बत कमी होनी चाहिए थी। आज भी प्रेजेंट इंडिया में भी मोर देन 50% एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ में आज भी हमारी जनता लगी हुई है। नियर अबाउट 40 to 45% जनता आज भी कृषि कार्यों में ही लगी हुई है। यही प्रश्न किया जा रहा है कि वाई वॉज सच ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, ऑल्दो एग्रीकल्चर आउटपुट कुड हैव ग्रोन विद मच लेस पीपल वर्किंग इन द सेक्टर। तो ये जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी वो कृषि में देखी जा रही थी। कम लोग भी लगते तो उतनी ही आउटपुट हमें मिलती। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था और जो सर्विस सेक्टर था उसने एब्जॉर्ब नहीं कर पाया जो लोग लगे हुए थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। और बहुत सारे अर्थशास्त्रियों द्वारा इसको एक इम्पॉर्टेंट फेल्योर माना गया हमारी नीतियों का। तो 1950 से 1990 तक नो डाउट हमने कृषि में सेल्फ सफिशिएंसी पा ली, हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बहुत तेज़ी से बढ़ाया, बट जो मासेस का ट्रांसफ़र होना चाहिए था एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ और सर्विस सेक्टर की तरफ विद द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, वो हुआ नहीं। और जिस कारण डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम थी, अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम्स थी, वो फेस करनी पड़ी इंडियन गवर्नमेंट को, यहाँ की जनता को। अब हम बॉक्स 2.6 में प्राइसेस एज सिग्नल्स, प्राइस सिग्नल के रूप में काम करता है। कैसा सिग्नल भाई, इसको हम इसमें समझेंगे। तो आपने पहले चैप्टर्स में पढ़ चुका है कि पिछले क्लासेस में आपने देखा है कि कैसे किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। आपको पता होगा कि डिमांड एंड सप्लाई जब बराबर होती है तो वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। आपको इसको मालूम होगा। तो प्राइस एक तरह से सिग्नल देते हैं अब रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन द मार्केट। अगर किसी चीज़ की आपको ज़्यादा कीमत दिख रही है बाज़ार में, तो आप इससे ये समझ जाएं कि उसकी कहीं ना कहीं स्कार्सिटी है, तभी उसकी कीमत ज़्यादा है। और जब किसी गुड्स की स्कार्सिटी होती है तो उस वस्तु की कीमत बढ़ती है। और एक तरह से एक इंसेंटिव देता है जो उस वस्तु का यूज़ कर रहा है उस यूज़र को, कि वो एफिशिएंट डिसीजन ले सके उसके यूज़ के रिगार्डिंग। जैसे इसका मतलब कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो ज़्यादा पॉकेट से पैसा निकलता है, तब इंसान उस रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करने के लिए एक तरह से मजबूर हो जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि मान लीजिए प्राइस ऑफ वाटर गोज अप बिकॉज ऑफ लोअर सप्लाई, तो लोगों के पास ये ऐसा इंसेंटिव आएगा कि वो उसको अच्छे से इस्तेमाल करें, ग्रेटर केयर करें वाटर का। वो छोड़ देंगे गार्डन में पटाना टू कंजर्व वाटर,
और जो एसेंशियल चीज़ें हैं, नहाना और खाना बनाना, इन चीज़ों के लिए वाटर्स का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा हो ही रहा है आज के दौर में। पहले कोई सोच नहीं सकता था पानी भी हम खरीद के पिया करेंगे, बट आज हम पानी खरीद रहे हैं, 1-1 लीटर हम 20 रुपये उसके लिए पे कर रहे हैं। वाटर टैक्स, इन ऐसी चीज़ें आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपको दिख जाएगी। तो एक तरह से प्राइस हमें सिग्नल देता है रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, और इंसेंटिव देता है जो यूजर्स हैं उस गुड्स के, कि वो इफिशिएंटली उस रिसोर्स का कंजम्पशन करें और वेस्टेज कम से कम करें। आप जैसे कि यहाँ पे एक और बताया गया है कि आप लोगों के द्वारा जब भी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती है तो वो इसका ब्लेम डायरेक्ट गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, बट ये जो प्राइसेस बढ़ी हैं पेट्रोल की, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं पेट्रोल प्रोडक्ट्स की स्कार्सिटी है, और प्राइस राइज इज सिग्नल दैट लेस पेट्रोल इज अवेलेबल। तो ये जो कीमतें बढ़ती है पेट्रोल की, और मोस्टली ये बढ़ते हुए ट्रेंड ही दिखा है पिछले कुछ सालों में। पिछले लगभग 70-80 साल जो हम जब आज़ाद हुए हैं, जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो जो बढ़ने का ट्रेंड है हमेशा बढ़ा ही है। ऐसा इसलिए और क्योंकि कहीं ना कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की स्कार्सिटी है, हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, हमारे देश में उसका उत्पादन बहुत ही कम है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसकी कीमतें जो हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो ऊँची कीमतें हैं वो स्कार्सिटी ऑफ पेट्रोलियम को रिफ्लेक्ट कर रही है, और हम इंसेंटिव दे रही है कि हम कम से कम पेट्रोल इस्तेमाल करें, या फिर दूसरे जो अल्टरनेट फ्यूल्स हैं जैसे सीएनजी और ईवी गाड़ियाँ, इन चीज़ों का जो आप देख रहे हैं आजकल प्रचार प्रसार, ये इसी चीज़ के कारण हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें बहुत ही महंगी हैं। तो इस कारण भारत सरकार को एक इंसेंटिव मिला कि वो जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं उनको सर्च करें, अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स को प्रमोट करें। तो आपने देखा प्राइस एक सिग्नल प्रोवाइड करता है हमें रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन द मार्केट। तो दूसरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो सब्सिडीज़ है वो प्राइसेस को इंडिकेट नहीं करने देती है रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब वो रियल टर्म्स में सिग्नल्स नहीं प्रोवाइड करवा पाती है। सब्सिडीज़ के कारण जो प्राइस मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। यहाँ पे दिया गया है कि अगर सरकार इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को सब्सिडाइज्ड रेट पे प्रोवाइड करवाए या फिर फ्री प्रोवाइड कराए फार्मर्स को, तो फार्मर्स उसका वेस्टफुली यूज़ करेंगे बिना किसी कंसर्न के स्कार्सिटी का। फार्मर्स वाटर इंसेंटिव क्रॉप्स लगाएंगे अगर पानी को फ्री प्रोवाइड करवाया किसानों तक। तो हालांकि उन क्षेत्रों में वाटर रिसोर्सेज की कमी है, फिर भी किसान इसका रिगार्ड्स नहीं करके वाटर इंसेंटिव क्रॉप्स लगाएंगे, क्योंकि उनको पानी फ्री में मिल रहा है, और जो भी वाटर है उनका मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, क्योंकि पानी को दोहन करने के लिए जो बिजली लगती, जो पंप सेट्स लगता, वो भी फ्री प्रोवाइड किया गया है या फिर सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है फार्मर्स को। तो फार्मर्स बिना स्कार्सिटी का केयर किए हुए रिसोर्सेज का मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। अगर वहीं प्राइस लगती है, अगर वाटर का यूज़ करने के लिए किसानों को कीमतें चुकानी पड़ती, जो कि एक्चुअली ज़रूरी था क्योंकि वाटर स्केयर रिसोर्स था, तो फार्मर्स वैसे क्रॉप्स को कल्टीवेट करते जो उस रीजन के लिए सूटेबल है। जैसे आप देख सकते हैं इंडिया में महाराष्ट्र जैसे रीजन में जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे शुगर केन की खेती हो रही थी, जो कि एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। तो इसलिए हो रहा था कहीं ना कहीं सब्सिडी के कारण भी, उसको हम मान सकते हैं कि सब्सिडी भी उसके लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी था ऐसा क्रॉपिंग पैटर्न के लिए। उसके बाद फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स सब्सिडीज रिजल्ट इन द ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। नो डाउट, हम अगर सब्सिडीराइज रेट में मिल रहा है, किसी भी चीज़ को फ्री दीजिएगा तो उसका रिगार्ड्स ख़त्म हो जाता है। किसान भर भर के यूरिया अपने खेतों में डाले, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किए, जिसके कारण ये इसका हार्मफुल इफेक्ट दिखा एनवायरनमेंट पे। ये जो हमारे नदी थे, समुद्र थे, वो पॉल्यूटेड होने लगे। जो पेस्टिसाइड्स थे, हार्मफुल पेस्टिसाइड्स, उनका स्वास्थ्य पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उस जो अनाज हम खा रहे थे वो पॉल्यूट हो गए, सॉइल की भी फर्टिलिटी डिक्लाइन हो गई, सॉइल पॉइजनस हो गया एक तरह से।
तो जो नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस थी उसको अफेक्ट करती है सब्सिडीज़, ऐसा कहा जा रहा है। और एक इंसेंटिव देती है कि वेस्टफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज किया जाए। तो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन की तरफ ध्यान नहीं जाता है किसानों का अगर उन्हें सब्सिडीज़ मिलता है। और सब्सिडीज़ कहीं ना कहीं एक इंसेंटिव देती है कि रिसोर्सेज का वेस्टफुल यूज़ हो और रिसोर्स के ऑप्टिमाइजेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है सब्सिडीज़ अगर प्रोवाइड करवाया जाता है किसानों को। तो इसी कारण एनसीईआरटी हमसे ये सवाल पूछ रहा है कि थिंक अबाउट सब्सिडीज इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव एंड आस्क योर सेल्फ वेदर इट इज़ वाइज फ्रॉम द इकोनॉमिक व्यू पॉइंट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर्स। नो डाउट सब्सिडी जो है इकोनॉमिक बर्डन है, लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट का यही स्टांस है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी रिस्की बिजनेस है। अभी भी अधिकतर जो फार्मर्स हमारे देश में वो मीडियम और स्मॉल स्केल के फार्मर्स हैं। तो इस कारण हमें एग्रीकल्चर सब्सिडी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। हाँ, हालांकि एग्रीकल्चर सब्सिडी को रैशनलाइज करने का प्रयास भारत सरकार कर रही है। तो जो सब्सिडीज़ होती है वो सिग्नल्स जो होता है प्राइस सिग्नल्स उसको सही से काम करने नहीं देती है। जैसे फर्टिलाइज़र और उसके प्राइसेस सब्सिडीज़ के कारण गिर जाते हैं बाज़ार में। रियल टर्म्स में इनकी सप्लाई ज़्यादा नहीं है, स्कार्सिटी है, बट क्योंकि ये सब्सिडाइज रेट पे बिक रही है, ऐसा इसलिए कम कीमतों पर बाज़ार में उपलब्धता है इसकी, क्योंकि सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जा रही है सरकार के द्वारा। तो जो नॉर्मल टर्म्स में इसकी प्राइसेस दिख रही है कि कम है, तो इकोनॉमिक्स का जो ये फंडामेंटल रूल है कि प्राइस किसी वस्तु की तभी कम होती है जब उसकी सप्लाई अबंडेंट हो, बट ऐसा है नहीं। सब्सिडी के कारण उसकी प्राइस कम है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि सब्सिडीज डू नॉट अलाउ प्राइसेस टू इंडिकेट द सप्लाई ऑफ ए गुड। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। बाकी इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो पॉलिसी थी हमारी, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वाले वीडियो में लाके मैं कवर करूँगा। हमारा जो ट्रेड पॉलिसी था और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसके लिए हमने क्या क्या प्रयास किए 1950 से 1990s के बीच, ये हम पार्ट 3 वाला वीडियो लाके मैं आपको ये पढ़ाऊँगा। बाकी आप चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडियन इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ और एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, और धीरे धीरे मैं बाकी एनसीईआरटीज़ को भी कवर करूँगा। तो आप चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद।